हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगी दोस्तों कि यदि हम पूरे आपातकालीन प्रावधानों को एक क्लास में करते तो हमारी क्लास बहुत लंबी चली जाती। और जो ये हमारा 10 PM प्रीमियर का टारगेट ही है कि कम समय में हम चीजों को समझें, तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं तीनों जो भी प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है या फिर राष्ट्रपति शासन है या फिर वित्तीय आपातकाल है, तीनों के ऊपर एक अलग अलग क्लास लेके आऊंगी ताकि चीजें समझ में आए और आसानी रहे। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं ललिता यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। दोस्तों, मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है। आईएएस का मेंस और जितने भी पीसीएस के मेंस मैंने दिए हैं, हमेशा मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी पे। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आप लोगों को यहीं पे ललिता दहिया एकेडमी पे ही मिलेगा। ये मेरा इंस्टा हैंडल है। फेसबुक पेज से भी आप मेरे जुड़ सकते हैं। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों फटाफट। सेशन को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर लीजिए। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। फटाफट शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे टॉपिक है आज का राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद है 352। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। पहली बात हमको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 18 में, भारत के संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। ठीक है, यानी 352 से शुरू होकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। बाकी जो 356 और 360 है, इनको हम आगे अलग अलग क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भाग 18 याद रखना है, 352 से 360 याद रखना है। क्यों ये प्रोविजन लाया गया? ठीक है, किसी भी देश में असाधारण परिस्थिति से प्रभावी तौर पे निपटने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को सम्मिलित किया गया कि भाई यदि हमारे सामने कोई असाधारण परिस्थितियां आ जाए, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप नॉर्मल जो प्रोविजंस है, नॉर्मल जो प्रशासन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी? तो इन समय काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इन प्रोविजंस को ऐड इसलिए किया गया ताकि हम इन असाधारण परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सके। इसलिए ये भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के आधार पे इन आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। यदि आपके पास ऑप्शन में है कि भाई आपातकाल प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, तो मोटे तौर पे आपको याद रखना है जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अगली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 3 तरीके के आपातकालीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आज हम जिसकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य आपातकाल 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो 352 के तहत आपातकाल है, अभी विशेष चर्चा उसी बात पे होगी। तो बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 क्या कहता है, ये कैसे लगता है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र राज्य संबंधों पे या दूसरी चीजों पे, वो सब देखेंगे। इसकी समाप्ति कैसे होगी, इस पूरे विषय को हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं 352 आपातकाल की घोषणा के आधार क्या होते हैं। आखिर किन किन आधारों पे 352 को लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, युद्ध के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। यानी यदि किसी देश से युद्ध हो जाए, यानी दूसरा किसी बाह्य आक्रमण हो जाए भारत पे, या फिर देश में या देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भारत
पूरे भारत में एक साथ या इसके किसी राज्य क्षेत्र के भूभाग में राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। यानी उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। पीटी लिख लेना। दूसरी बात, पूरे भारत में ही की जा सकती है क्या उद्घोषणा? तो याद रखना, पूरे भारत में एक साथ भी की जा सकती है या भारत के किसी एक भाग में भी की जा सकती है 352 के तहत आपातकाल। समझ में आया? यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत के साथ साथ भारत के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है और इसकी उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल संविधान में आपको याद रखना है, मूल संविधान में ये सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। इसके स्थान पे आंतरिक अशांति था। इसके स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था। लेकिन हुआ क्या, 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, वो आंतरिक अशांति के आधार पे लगा दिया प्रधानमंत्री जी के कहने पे, राष्ट्रपति जी ने। तो जनता दल की सरकार आई और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया कि भाई आंतरिक अशांति के आधार पे यदि आपातकाल लगाने की बात कर देंगे तो फिर तो छोटी छोटी चीजों पे आंतरिक अशांति का नाम देके बार बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता रहेगा। ये प्रोविजन तो गलत है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पे शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था। 44वें संशोधन द्वारा इसको हटाया गया, यानी कि अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लागू हो सकता है। ठीक है, अगली बात, युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पे जारी आपातकाल को बाह्य आपातकाल के तौर पे जाना जाता है। याद रखिएगा, जब भी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे आपातकाल लगता है उसे बाह्य आपातकाल कहेंगे। भाई युद्ध हो गया या बाह्य आपातकाल हो गया। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल घोषित होता है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह देश के ही किसी एक हिस्से में हुआ होगा, किसी एक हिस्से या तो पूरे भारत में एक साथ, जो कि थोड़ा मुश्किल है, देश के किसी एक हिस्से में हुआ होगा, इसलिए इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। माइन्यूट क्वेश्चन बनेगा तो यहां से भी बन सकता है। अगली बात, यदि आसन्न खतरा सन्निकट प्रतीत होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध बाह्य आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी कर सकते हैं। पीटी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है युद्ध और बाह्य आक्रमण होने के बाद ही जारी किया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, खतरा आसन्न है, खतरा निकट है, तो फिर वो युद्ध और बाह्य आक्रमण होने से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। समझ में आया? यानी पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार। तो क्षेत्रीय विस्तार दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश में एक साथ हो सकती है या फिर किसी खास हिस्से के लिए लागू की जा सकती है। यानी या तो पूरे देश में एक साथ लागू किया जा सकता है या फिर किसी एक हिस्से के लिए अलग से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगली बात, क्या होगा जी राष्ट्रीय आपातकाल की सुरक्षात्मक उपाय, मतलब क्या क्या प्रोसेस होगी? तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, पीटी लिख लीजिएगा, के आधार पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। पहले ये प्रोविजन नहीं था। पहले जैसे मैंने अभी बताया कि 1975 का जो आपातकाल लगा, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाया था, ये प्रधानमंत्री के कहने पे ही लगा दिया राष्ट्रपति महोदय ने। तो ये तो गलत चीज है ना। मान लीजिए प्रधानमंत्री के कहने पे आप आपातकाल लगा दोगे तो इससे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी, केंद्र राज्य संबंधों पे डायरेक्ट असर पड़ जाएगा। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक विशेष प्रोविजन किया गया कि भाई मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मात्र 352 ही वो अनुच्छेद है पूरे संविधान में जहां पे इस मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है। अदरवाइज आप आर्टिकल 74, 75 वगैरह देखोगे तो वहां पे आपको मंत्री परिषद शब्द मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही की जा सकती है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर नहीं, जैसा कि 1975 में हो गया था।
तो ऐसा दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा पर्टिकुलर ये प्रोविजंस ऐड कर दिए गए। याद रहेगा, 44वां संविधान संशोधन, 352 मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश। अगली बात, 44वें संशोधन में हटाया और जोड़ा गया, ये मैं आपको बता चुकी हूं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी करने की तिथि से, याद रखिएगा, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। यहां मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवाती हूं दोस्तों, 1+2+2 का फॉर्मूला याद रखना। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो, 352 को कितने महीने में संसद के द्वारा पारित होना चाहिए, 356 को कितने महीने में, 360 को कितने महीने में। तो आपको याद रखना है 352 को 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 356 मैं कल की क्लास में बताऊंगी, 356 को 2 महीने में, और 360 यानी वित्तीय आपातकाल को भी 2 महीने में, यानी 1+2+2 का फॉर्मूला याद रखना। अगली बात आपको याद रखनी है कि 352 को विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, 356 साधारण और 360 भी साधारण बहुमत द्वारा। यहां से आप कंफ्यूज होते हो एग्जाम में, तो थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगली बात, 1 महीने में पारित होना चाहिए भाई संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ये एक प्रोविजन किया गया है कि भाई यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो, मान लो लोकसभा है ही नहीं, तो फिर लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर अवश्य अनुमोदन होना चाहिए, बशर्ते राज्यसभा इस बीच इसको मंजूरी दे दे। ये बोल रहा है यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई आपातकाल लागू करना हो और लोकसभा विघटित हो उस समय, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे समय में राज्यसभा उसे पारित कर देगी, और नई लोकसभा जब आएगी तो 30 दिन के अंदर लोकसभा द्वारा उसे पारित करना होगा किसी भी कंडीशन में, यदि ऐसी कंडीशन है तो। अदरवाइज 1 महीने में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाएगा तो फिर आपातकाल लागू हो जाएगा। मतलब उद्घोषणा उसकी इस 1 महीने के बीच में उसको लागू करना, मतलब उसको पारित करना पड़ेगा विशेष बहुमत से। ये फिर एक्स्ट्रा कंडीशन की बात, लेकिन संविधान में ये भी लिखित है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। याद रखिएगा, मान लीजिए संसद ने 1 महीने में अनुमोदन कर दिया आपातकाल का कि भाई ठीक है हम अनुमोदन करते हैं, वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपातकाल लगना चाहिए, तो ये आपातकाल 6 महीने तक लगेगा। कितने महीने तक लगेगा? 6 महीने तक। प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक ही जारी रहेगा, फिर मान लो युद्ध की परिस्थितियां जारी हैं तो फिर से 6 महीने बढ़ा देगी संसद, इसको फिर से जारी है तो फिर से 6 महीने बढ़ा देगी, और इसको अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कितने भी समय तक, मान लो 4 साल ऐसी परिस्थितियां रह गई, 5 साल ऐसी परिस्थितियां रह गई, 6 साल रह गई, तो आपातकाल उतने समय तक जारी रह सकता है। लेकिन एक साथ नहीं है कि संसद बैठी एक ही साथ 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया ना, 6 महीने में बार बार इसका अनुमोदन करना पड़ेगा संसद को। यहां तक बात समझ में आई? 2 पॉइंट नोट करने योग्य है, याद रखिएगा, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि अब राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही लागू किया जा सकता है, तो फिर रटना नहीं है, सोचना है कि मान लो युद्ध अगर 8 साल चल गया तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन के द्वारा ही बढ़ाना होगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं रिवाइज भी कराऊंगी। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, ऐसे सभी प्रस्तावों को विशेष बहुमत द्वारा, यानी जो 6 महीने में, हर 6 महीने में संसद बढ़ा रही है ना, ये जो अनुमोदन कर रही है हर 6 महीने में, इसको भी विशेष बहुमत के द्वारा ही अनुमोदन करना होगा। सिंपल सी बात है। अगली बात, विशेष बहुमत क्या होता है आप लोगों को पता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या है, मान लो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 550, तो 550 का बहुमत, यानी इसका बहुमत क्या होता है 50% + 1 प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, जितने उस दिन लोग आए हैं, सदस्य आए हैं, उनका 2/3। बहुमत में यदि आपको कंफ्यूजन है तो
मैं एक पूरी स्पेशल क्लास करवा चुकी हूं, संविधान संशोधनों की प्रक्रिया, वहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव से दो तरीके से भिन्न होता है। दो बातें बोल रहा है, उद्घोषणा लागू की और उद्घोषणा अब वापस लेनी है। तो यहां पे दो डिफरेंस है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है। यानी उद्घोषणा को जो अस्वीकार करना होगा ना, वहां पे संसद की जरूरत नहीं है, वहां पे लोकसभा से ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लेकिन उद्घोषणा को जब लागू कर रहे थे 352 को, राष्ट्रीय आपातकाल को जब लागू कर रहे थे, तो केवल लोकसभा लागू नहीं कर सकती, वहां पे संसद लागू कर रही थी। यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो रहा था, तो आपातकाल लागू हुआ था। लेकिन आपातकाल को जब हटाने की बात आएगी तो केवल लोकसभा से पारित यदि कर देंगे प्रस्ताव तो फिर वो हट जाएगा। पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस, जब हटा रहे हैं तो केवल साधारण बहुमत से यदि स्वीकार कर देंगे तो आपातकाल हट जाएगा। लेकिन याद कीजिए, जब लागू कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लागू करने के क्रम में विशेष बहुमत की जरूरत थी। ये दोनों डिफरेंस पीटी में सीधे पूछे जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। इसी कारण मैं लंबी क्लास नहीं लेके आई, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है, हमको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। समझ में आया? यानी लागू करना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा लागू करना पड़ेगा, विशेष बहुमत द्वारा लागू करना पड़ेगा, और जब हटाना है तो केवल लोकसभा हटा सकती है और साधारण बहुमत द्वारा हटा सकती है। हटाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात दोस्तों, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। लग गया, मान लो 352 लग गया, अब क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीन एंगल से हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, कार्यपालक राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। पीटी लिख लीजिएगा, सीधा दे देगा। आर्टिकल 352 जब लगता है तो राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसको लॉजिक से याद करेंगे। कैसे? सोचिए, एक तरफ चल रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, और आप एक साइड राज्य सरकारों को यदि निलंबित कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मेरी बात समझे आप? निलंबित नहीं किया जाता। इलेक्शन की कंडीशन में है क्या भारत, युद्ध और बाह्य आक्रमण चल रहा है, और दूसरी तरफ आप राज्य सरकारों को निलंबित करके इलेक्शन करवा दोगे क्या? सिचुएशन ही नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, नियंत्रण में आ जाती हैं, केंद्र के पूरे नियंत्रण में आ जाएंगी राज्य सरकारें, लेकिन राज्य सरकारों को यानी मंत्री परिषद को निलंबित नहीं किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, विधायी पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। यद्यपि राज्य विधायी का संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। यहां पे ये बोल रहा है कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है, संसद का हो जाता है। अंडरस्टूड सी बात है, राज्य सूची के विषयों पे संसद कानून बना सकती है। अगली बात इसने बोल दी कि ये जो संसद ने कानून बनाया था, ये कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। यानी जब तक आपातकाल लागू है तब तक तो ये कानून चलता ही रहेगा, और जिस दिन आपातकाल समाप्त हो गया, मान लो इस पॉइंट पे आके आपातकाल समाप्त हो गया, तो 6 महीने तक ही ये कानून चलेंगे। उसके बाद यदि राज्य विधानसभा कंटिन्यू रखना चाहती है इन कानूनों को, तो प्रस्ताव पारित करेगी, अदरवाइज ये कानून हट जाए। अगली बात आपको याद रखनी है दोस्तों, संसद केंद्र अथवा इसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को संघ सूची लागू करने की शक्ति या कर्तव्य प्रदान कर सकती है। संसद शक्ति दे सकती है या तो केंद्र सरकार को और इसके अधिकारियों को कि भाई आप संघ सूची लागू कर सकते हैं, कहां पे, राज्यों में, या राज्य सूची के किसी विषयों पे कानून बना सकते हो, वो तो हमने देख लिया। साथ ही आप संघ सूची लागू करने की शक्ति भी आपको दे सकती हैं आपातकाल की कंडीशन। 3 बातें याद रखनी है यहां से। पहली बात, राज्य सरकारें पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी, निलंबित नहीं होंगी, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, राज्य सूची के विषयों पे
केंद्र संसद कानून बना सकती है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो 6 महीने तक ही ये कानून लागू रहेंगे। और उससे अगली बात, संघ सूची के विषयों को भी लागू करने की शक्ति दे सकती है संसद राज्यों में। नेक्स्ट, वित्तीय क्या प्रभाव पड़ेगा जी? यहां पे आपको दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ऐसी परिस्थितियां आ गई जब युद्ध झेल रहा है भारत, बाह्य आक्रमण झेल रहा है भारत, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। वित्त वर्ष की समाप्ति तक राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखा जाना आवश्यक है। मतलब ऐसा कोई भी आदेश होगा तो संसद के सभापटल पे वो आदेश रखे जाएंगे। मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि वित्तीय प्रभाव पड़ता है, जो संघ से राज्यों को पैसा जा रहा था उस पैसे को कम किया जा सकता है, और यदि क्रिटिकल कंडीशन है तो उस पैसे को कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, यहां तक एक पॉइंट आपको समझ में आया कि भाई केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री परिषदें निलंबित नहीं होंगी, पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी। राज्य सूची के विषयों पे संसद कानून बना सकती है। संसद संघ या उसके अधिकारियों को ये प्राधिकार यानी अधिकार दे सकती है कि संघ सूची लागू करें। अगली बात हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो केंद्र से राज्यों को पैसा जा रहा था उसको कम भी कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। ये प्रभाव पड़ेगा केंद्र राज्य संबंधों में। ठीक है, अगली बात हमें ध्यान रखना है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए आपातकाल चल रहा है और कार्यकाल समाप्त हो जाए और सारे जो है राजनेता आ जाएं सड़कों पे, रैली करो भाई, रैली करो, चुनाव करवाने हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे देश जूझ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में चुनाव करवाने जरूरी नहीं है, इसके लिए विशेष प्रोविजन किए गए हैं। क्या लोकसभा का कार्यकाल, इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद विधि बनाकर बढ़ा सकती है। अंडरस्टूड सी बात है, चुनाव करवाने जरूरी नहीं है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है लोकसभा का और आपातकाल लागू है तो ऐसे समय में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकती है? संसद। याद रखना, वो दे देगा राष्ट्रपति बढ़ा सकता है या लोकसभा ही अपने कार्यकाल को बढ़ा सकती है, तो ना, संसद बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ाएगी? 1 वर्ष के लिए, कितने भी समय तक। याद रखना, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाएगी। जैसे भाई 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो क्या करेगी? बैठेगी संसद और 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। बढ़ा दिया 1 वर्ष के लिए, फिर 1 वर्ष में देखा भाई राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त नहीं हुआ, फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। फिर देखा आपातकाल समाप्त नहीं हुआ तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। तो ये अनंत काल तक बढ़ सकता है जब तक कि आपातकाल समाप्त नहीं हो। मेरी बात समझ में आई? आपातकाल को हम कैसे बढ़ा रहे थे, ये पॉइंट यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहां पे आपातकाल को हम हर 6 महीने में बढ़ा रहे थे, अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब कार्यकाल बढ़ाना होगा लोकसभा का तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? और कितने भी समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं जब तक आपातकाल लागू है। किंतु ये जो विस्तार है आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पे आके यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो फिर 6 महीने से ज्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। 6 महीने के अंदर फिर हमको नई लोकसभा के लिए चुनाव करवाने होंगे। दोस्तों एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ के पढ़िए। ठीक है, तो सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, अनंत समय तक बार बार एक साल करके बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगली बात, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक एक बार कितने भी समय तक बढ़ा सकती है। सेम टू सेम प्रोविजन है। अब यहाँ पे बात याद रखने की वाली क्या है, भाई राज्यों की विधानमंडलों का मान लो कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्ष, तो राज्य के विधानमंडलों का कार्यकाल कौन बढ़ाएगा? ऑप्शन में दे देगा राज्य विधानमंडलें बढ़ा देगी, तो नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। तो ऐसे समय में यदि राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल बढ़ाना है तो भी कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी। पीटी लिख लीजिएगा। और सेम प्रोसेस से बढ़ाएगी, यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगी
और जब तक आपातकाल लागू है तब तक बढ़ा सकती है, लेकिन जिस दिन आपातकाल समाप्त हो गया 6 महीने से ज्यादा फिर नहीं बढ़ेगा, यानी कि 6 महीने के अंदर विधानसभाओं के चुनाव कराने होंगे। दोनों बातें सेम टू सेम है। यहां पे बस फोकस रखना है कि संसद को यह शक्ति है कार्यकाल बढ़ाने की, संसद को, लोकसभा को नहीं, विधानमंडलों को नहीं। और दूसरी बार एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ सकता है, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा 6 महीने से ज्यादा विस्तार नहीं। तो मेरे हिसाब से आप ये भी समझ चुके होंगे, रिवाइज कराऊंगी दोस्तों। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहां 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 358, एक है 359। डिटेल से पढ़ेंगे। बोल रहा है अनुच्छेद 358 आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं से संबंधित जो 6 अधिकार हैं, आर्टिकल 19 द्वारा मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 जो है वो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अन्य मूल अधिकारों में क्या आएंगे, आर्टिकल 19 आएगा नहीं, क्योंकि 19 आ गया 358 के तहत, और 20 और 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होते। तो 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने फंडामेंटल राइट हैं वो 359 के तहत निलंबित होते हैं। दोबारा सुन लो, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 निलंबित होगा, और आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सभी अधिकार निलंबित होते हैं। अब इनके क्या क्या प्रोविजन है जी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है वो 358 के तहत निलंबित होंगे। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार, ये स्वतः याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा है यहां से, और टिपिकल क्वेश्चन यदि बनेगा तो यहीं से बनेगा। जैसे ही 352 लगेगा वैसे ही 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति के अलग आदेश की जरूरत नहीं होती कि राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे कि 19 को निलंबित करो ना, अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएगा। और निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती, याद रख लीजिएगा। यानी 358 के तहत 19 गया, अपने आप गया, अलग आदेश की जरूरत नहीं है। अगली बात, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो ये 19 क्या होगा, स्वतः आ जाता है। याद आया आपको, मैं क्लास में भी बताती हूं, जैसे ही 352 के तहत युद्ध बाह्य आक्रमण की सिचुएशन आएगी 19 अपने आप क्या होगा, चला जाएगा, और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा 19 अपने आप क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, स्वतः चला भी जाता है, स्वतः पुनर्जीवित भी हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 358 पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगाया है। आर्टिकल 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे नहीं। पीटी लिख लेना। 3 कंडीशन होती है 352 लगने की, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यहां पे एक अलग बात हमको पता लगी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रोविजन किया गया कि भाई सशस्त्र विद्रोह में जरूरी नहीं है आर्टिकल 19 जाएगा, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में ही 358 के तहत आर्टिकल 19 निलंबित होगा। सशस्त्र विद्रोह जब लागू हो तो आर्टिकल 19 निलंबित हो, यह जरूरी नहीं है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं 359 में क्या होगा जी। जैसे 358 के तहत 19 अपने आप ही चला जा रहा था और अपने आप ही आ रहा था, 359 उससे थोड़ा सा अलग है। 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। यानी 359 अपने आप निलंबित नहीं होगा, राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा निलंबित करना होगा, बाकी अधिकारों को, न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करना होगा। यानी जब 352 लागू है तो आप बाकी अधिकारों को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते, इस बात की व्यवस्था राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा कर सकते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं निलंबित होते, बल्कि उनका लागू होना निलंबित होना होता है। याद रखना, पीटी लिख लेना। मूल अधिकार बने रहे, क्या फर्क पड़ता है, बस उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। यानी आप उन अधिकारों को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई हाय तौबा मचाते हुए, भाई ये देखो छीन लिए हमारे अधिकार, हम तो बर्बाद हो गए। अरे उससे पहले हमको देखना है युद्ध चल रहा है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह चल रहा है,
ऐसी कंडीशन में आपके अधिकारों के लागू होने को निलंबित किया जा सकता है एक आदेश द्वारा। समझ में आया? यानी 359 के तहत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते बल्कि उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होते हैं जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। और बात सिंपल सी है यार, जब तक आप न्यायालय में यदि आपका जाना ही निलंबित हो गया तो फिर अधिकार बने रहे, कोई फायदा नहीं है उनका। बस ये बात, लेकिन ये बात याद रखनी है, मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, उनका लागू होना निलंबित होता है आर्टिकल 359 के तहत। और ये अपने आप नहीं बल्कि राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा होगा। और 359 में आर्टिकल 19 को छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, अन्य सभी फंडामेंटल राइट इसके दायरे में आएंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाता है, मैं बता चुकी हूं। एक तो 20 और 21 को याद रखना, किसी भी कंडीशन में न्यायालय में जाने से नहीं रोका जा सकता, यानी यदि आपातकाल भी है तो भी आर्टिकल 20-21 निलंबित नहीं होंगे, आप न्यायालय में जा सकते हो आर्टिकल 20 और 21 को लेके। और अगला, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आर्टिकल 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21। ये आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं, पीटी लिख लेना। यदि इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल में भी जीवित रहते हैं, तो आंसर सही होगा, यानी 20-21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। ठीक है, अब मोटे तौर पे हमने 358 देखा, 359 देखा। अब हम एक बार इसका अंतर समझ लेते हैं कि भाई बेसिक डिफरेंस है क्या 358 और 359 में। यदि आपको पिछली बातें समझ में आ गई तो ये कुछ नहीं है आपके लिए। 358 केवल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी 358 किसकी बात कर रहा है? ओनली 19 की बात कर रहा है। जबकि 359 अन्य सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन होता है। यानी 358 में 19 है, 359 में 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सभी अधिकार हैं। 358 स्वतः ही अपने आप जैसे ही उद्घोषणा जारी होगी तो 358 के तहत आर्टिकल 19 निलंबन हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, समझ में आया? अगली बात, जो 358 है, 358 है यानी जो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होता है वो केवल बाह्य आपातकाल में निलंबित होता है। और बाह्य आपातकाल का मतलब क्या है? युद्ध और बाह्य आक्रमण। क्लास की शुरुआत में बताया था, अगर भूल गए हो तो याद कर लेना। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो मैंने आपको बताया था कि जो युद्ध और बाह्य आक्रमण होता है इसे बाह्य आपातकाल बोलते हैं, और जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगता है ये आंतरिक आपातकाल बोलते हैं। तो जो 358 है वो केवल बाह्य आपातकाल यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में ही निलंबित होगा, सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में निलंबित नहीं होगा। जबकि 359 बाह्य यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण और आंतरिक यानी सशस्त्र विद्रोह दोनों की कंडीशन में लागू होता है। पीटी लिख लें। और अगली बात है 358 और 59 में एक समानता भी है कि वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं है। मतलब सिंपल सा फंडा है भाई, जो आपातकाल से संबंधित विधियां हैं उन्हीं को चुनौती देंगे। इसको नहीं भी याद रखोगे कोई काम नहीं, मतलब कोई बात। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्य दोनों अनुच्छेदों को संरक्षण देते हैं। मोटे तौर पे आपको बात ध्यान रखनी है, क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो 3 प्रभाव देखे भाई। केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ा, लोकसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ा, विधानसभाओं के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ा, और मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ा। 358, 359 और फिर हमने इनके अंतर को भी देख लिया कि भाई 358 और 359 में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब आते हैं भाई समाप्ति। अब हो गया, मान लो युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, बाह्य आक्रमण खत्म हो गया, सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया। अब आती है समाप्ति की बारी। तो अब समाप्ति कैसे होगी भाई, इसकी कुछ बातें मैं शुरुआत में भी बता चुकी हूं, फिर से रिपीट करेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा दूसरी उद्घोषणा जारी करके समाप्त किया जा सकता है। कौन लागू कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति।
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, और समाप्ति किसी भी समय राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा हेतु संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। ध्यान रख लीजिएगा, जब लागू कर रहे थे तो याद आया लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन कर रहे थे, लेकिन जब वापसी की बात आती है तो दोस्तों संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। केवल लोकसभा यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये पॉइंट याद रख लीजिए। लोकसभा एक लिखित नोटिस जारी कर सकती है इसके समाप्त करने का संकल्प के तहत, मतलब सामान्य बहुमत से यदि लोकसभा कह दे कि भाई आपातकाल समाप्त करो तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, जो कि लागू करने को लेके होती थी। इसमें कुल सदस्य संख्या के, ये जो मान लो अनुमोदन है ना, मान लो जो लोकसभा इसको समाप्त कर रही है, कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। मान लो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा की 550, तो इसका 10वां भाग यानी 55 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। यह संकल्प लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा है तो संबोधित होना चाहिए। मान लो यदि लोकसभा का सदन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को जाना चाहिए कि भाई ये देखो 1/10 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, और यदि सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के लिए इस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, विशेष बहुमत से नहीं। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। याद रखना, मंत्री परिषद की सामान्य सलाह पे, लिखित सलाह की जरूरत नहीं होती हटाने के लिए, लेकिन लागू करने के लिए लिखित सलाह की जरूरत थी। हो गया जी समाप्त। राज्य आपातकाल 356 हम पढ़ेंगे कल। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं एक क्लास क्यों नहीं लेके आई, ठीक है। तो होप आप लोग समझे होंगे मेरी इस बात को, ताकि अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक एक आर्टिकल को खत्म करें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, चाहे आईएएस है, पीसीएस है, जितनी भी आप परीक्षाएं देते हैं, और डीप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। भाग 18, 352 से 356 आपातकालीन प्रावधान। असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए ये शक्ति दी गई। जर्मनी के संविधान से हमने ये लिया है। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, जिसमें से हम चर्चा करेंगे 352 के राष्ट्रीय आपातकाल पे। आधार क्या होते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। याद रखना है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था। 1975 में इंदिरा गांधी या कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दिया गया, तो 44वें संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा दिया और इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह ले आए। यानी वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कैसे लगेगा जी? 2 तरीके की बातें हैं। जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे आपातकाल होता है उसे बाह्य आपातकाल बोलते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो आपातकाल होता है उसे आंतरिक आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी उद्घोषणा, मतलब ये एक साथ पूरे भारत के लिए भी लग सकता है, भारत के किसी हिस्से के लिए भी लग सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रपति द्वारा इसकी उद्घोषणा की जा सकती है। लिखित सिफारिश के प्रावधान को 44वें संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। मैं डिटेल बता चुकी हूं कि क्यों ऐड किया गया था। अब 1 महीने के अंदर संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है, और विशेष बहुमत द्वारा लगाने के लिए संसद के अनुमोदन विशेष बहुमत द्वारा, और 1 महीने के अंदर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैं तीनों क्लासेस में ये बताऊंगी बार बार। 1 + 2 + 2 यानी 352 1 महीना, 356 2 महीना, 360 2 महीना, ठीक है, विशेष बहुमत। अब यदि आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो तो फिर राज्यसभा पारित कर दे, और जब नई लोकसभा आए तो 30 दिन के अंदर उसे पारित कर दिया जाना चाहिए। अब आपातकाल कितने समय तक लागू होगा? तो भाई अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। हर 6 महीने में अनुमोदन करना पड़ेगा, एक ही साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। विशेष बहुमत द्वारा करना पड़ेगा। विशेष बहुमत क्या होता है आपको पता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। अब जब इसको अस्वीकारेंगे तो ये 2 तरीके से भिन्न होता है, यहां पे भी और लास्ट में भी मैं बताऊंगी। पहला, अस्वीकारना है, जब हटाना है तो केवल लोकसभा की जरूरत होती है, संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। और जब हटाना है तो साधारण बहुमत से हटा सकते हैं, लागू करना है तो विशेष बहुमत से ही होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी।
प्रभाव क्या पड़ेगा, तो केंद्र राज्य संबंधों पे पहला प्रभाव पड़ेगा, राज्य सरकारें पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी, निलंबित नहीं होंगी। और दूसरा, राज्य सूची के विषयों पे संसद कानून बना सकती है। और तीसरा, संसद केंद्र या उसके अधिकारियों को संघ सूची लागू करने के लिए भी कह सकती है राज्यों में। अगली बात, वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा, केंद्र से जो राज्यों को पैसा जाता है राष्ट्रपति उसको कम भी कर सकते हैं, उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात, कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा और अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल लागू है। एक बार में 1 वर्ष, फिर एक बार में 1 वर्ष, इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। सेम प्रोसीजर है दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कौन बढ़ाएगा, विधानमंडलें नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगी। ठीक है। अगला, मूल अधिकारों पे प्रभाव 358 के तहत 19 जाएगा, 359 के तहत 19, 20, 21 के अलावा बाकी अधिकार जाएंगे। इसमें डिफरेंस मैं बता चुकी हूं, 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और 359 के तहत जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के आदेश पे निलंबित होंगे। और मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। ठीक है। अगली बात मैंने आप लोगों को बताई कि 20, 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में इनका लागू होना जारी रहता है। 352 में भी, 358 और 59 में मैंने आप लोगों को अंतर बताया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगली बात, आपातकाल की समाप्ति, तो संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, लोकसभा का अनुमोदन ही काफी होता है। 1/10 सदस्य लिख के दें, यदि सदन चल रहा है तो अध्यक्ष को, सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को। और फिर साधारण बहुमत से, यदि लोकसभा सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो फिर आपातकाल हट जाता है। तो आपातकाल लगने और आपातकाल हटने में जो डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और फाइनली, मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से मैं 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, यदि आप लोगों को पढ़ाने और समझाने में सफल रही हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। यदि आपको समझ में आया और आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की वीडियोस को चाहते हैं, कमेंट कीजिए। आप अपने टॉपिक्स भी बताइए, जिन टॉपिक्स में आपको डाउट रहता है। मैं कोशिश करूंगी कि छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। आपके उद्देश्य को पूरा करने में मैं आपके साथ, आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट।